गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम बीए पार्ट 2 का जो पेपर सेकंड है ना, उसका आज हमारा जो दो टॉपिक्स हम प्रादेशिक वितरण के बारे में, असमानता के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा ये टॉपिक्स हमारा होगा जो हम भारत में प्रादेशिक जो असमानता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हमारी अगली जो हेडिंग है वो कैसी है? प्रादेशिक असंतुलन के प्रभाव। यानी कि जो प्रदेश हैं ये जो असंतुलित हैं, एक जगह से दूसरी जगह से भिन्न हैं, इनमें क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आता है संसाधनों का अनुचित उपयोग प्रयोग। जो प्रदेश सक्सिज राष्ट्र हैं जैसे कि अमेरिका है ना, और यूरोप है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अपने जो संसाधन हैं वो सही ढंग से, सही तरीके से मशीनरी या टेक्नोलॉजी से उपयोगी रूप से उत्पादन करते हैं, निकालते हैं, उनको उपयोग भी उसी सही तरीके से करते हैं, जिससे उनके संसाधन क्रियान्वयन यानी कि निर्माण धीरे धीरे करके चलता रहता है। ठीक है, यानी कि एकदम वो खत्म नहीं होते, सही तरीके से आगे उसका निर्माण बना रहता है और जल्दी से उसका सही ढंग से उपयोग भी करते हैं। जैसे कोई राष्ट्र सक्सेस नहीं है, जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, योग्यता नहीं है, या फिर उसे कह सकते हैं वो बहुत पिछड़ा इलाका है, तो वो संसाधन है उपयोग निकालते हैं लेकिन उसको सही ढंग से कटाई छटाई है ना उपयोग में नहीं लाते हैं, जिससे बहुत से संसाधन बेवजह से बर्बाद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो पुराने ढंग से खदानों से ढंग से निकालेंगे, क्योंकि वो जो संसाधन होंगे वो बहुत भी बर्बाद हो जाते हैं। इससे होता है असंतुलित जो संसाधनों का अनुचित उपयोग भी करते हैं, यानी कि ठीक है जितना हमें नहीं निकालना चाहिए था उससे ज्यादा वो निकालते हैं, जिससे उनका अनुचित उपयोग होता है। असंतुलित विकास, असंतुलित विकास ये हो जाता है कहीं ज्यादा कहीं कम, है ना। विकास एक रास्ते से नहीं होता है, अलग अलग ढंग से तरीके से होता है। कोई जो हमें मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि बहुत पिछड़ा राष्ट्र है, वो चीजों का विकास पहले करेगा जैसे मूलभूत चीजें हैं, जैसे अपने खाने की वस्तुएं, पहनने की वस्तुएं, रहने की वस्तुएं, क्योंकि उन चीजों को रहेगा और उसका साक्षरता दर कम होगी, गरीबी ज्यादा होगी और उसका जो दरिद्रता ज्यादा होगी, इससे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी और वो अपनी मूलभूत चीजों को ही तलाशता रहता है, आगे वो असंतुलित ढंग से विकास, संतुलित ढंग से विकास नहीं कर पाता है। ये होता है असंतुलित विकास के अंतर्गत। संपत्ति का असमान वितरण, संपत्ति का असमान वितरण में ऐसा हो जाता है किसी के पास बहुत पैसा होता है वो सही ढंग से उपयोग नहीं करता है, किसी के पास योग्यता है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास धन की कमी है, धन नहीं होने की वजह से वो सही ढंग से अपना विकास नहीं कर सकता है। और किसी के पास, जैसे कह सकते हैं कि भारत में कई एक ऐसे लोग हैं जो धनाढ्य हैं, कई ये बहुत सारी जमीन होती है, किसी के पास रहने के लिए घर भी नहीं होता है, तो ये एक कैसा है? असंतुलित जो है असमान वितरण है। संपत्ति किसी के पास, जैसे हम भारत में देखते हैं मात्र 10% लोगों के पास ही 99% पैसा है। अब देख सकते हैं जो 1% लोग हैं जिनके पास 90% पैसा है। ऐसा ही हम देख सकते हैं जो हमारा 100 लोग हैं उनके पास हमारा कम लमसम 70% लोग पैसा उन्हीं के पास होता है। ठीक है, तो ये असंतुलित वितरण है संपत्ति का। जो अगर सभी संपत्ति हर किसी के पास है तो चार जगह मतलब ऑप्शंस ज्यादा होते हैं और विकास की मात्रा ज्यादा हो जाती है। ठीक है, रहन सहन के स्तर में भिन्नता, जहां गरीबी होगी, दरिद्रता होगी और खाने की वस्तुएं नहीं होंगी, मूलभूत चीजें नहीं होंगी। मूलभूत चीजों में जैसे खाना, है ना, कपड़ा और रहना, ये चीजें अगर नहीं होंगी तो बहुत दरिद्रता होती है और रहन सहन में भी गड़बड़ होता है। जैसे बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तो यहाँ के लोग जो जनजातीय क्षेत्र हैं यहाँ पे और भी सबसे ज्यादा समस्याएं, भिन्नता रहती है। अब यही जैसे हम रहन सहन की देखेंगे, जैसे भारत में ही हरियाणा चले जाओ, है ना, गोवा चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, केरल चले जाओ, तो यहाँ काफी लोग अच्छे से रहते हैं। ठीक है, पंजाब है, ठीक है, यही अगर हम चल जाए क्षेत्र में चले जाएंगे छत्तीसगढ़ झारखंड में, तो स्तर थोड़ा अलग हो जाता है। ये रहन सहन की भी भिन्नता इनके प्रादेशिक असंतुलन को प्रभावित करती है। फिर आता है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट में हम देखते हैं जब चीजें बहुत, किसी चीज की प्रबलता होती है मूलभूत चीज की, तो हमें उसके उपयोग प्रयोग करने में हमें दूसरों से पैसा लेना पड़ता है।
ठीक है। और उसको पूरी करने के लिए जैसे हमें खाद्यान्न वस्तुएं नहीं है हमारे पास, तो हम दूसरे से कर्जा लेकर हमें जीवन यापन करना ही होगा। इसी तरीके से हमारा आर्थिक संकट उपजाऊ होता है, क्योंकि हमारे पास इनकम बहुत कम होती है लेकिन हमारे पास खपत ज्यादा हो जाती है, तो हम आर्थिक संकट की ओर चले जाते हैं। फिर आता है क्षेत्रवाद का बढ़ावा। क्षेत्रवाद का भी सबसे ज्यादा प्रभावी करता है, जो हमें असंतुलित प्रभावित करता है। जैसे कि भारत एक राष्ट्र है ना, इसी तरीके से क्षेत्रवाद का जैसे विकास हुआ है कि अगर राज्यों की मांग करना, ठीक है, ये भी एक क्षेत्रवाद की विशेषता है। जैसे यूपी में देखते हैं, जैसे बुंदेलखंड है, पश्चिमी यूपी है, पूर्वांचल है, उत्तराखंड है, तो ये कैसे हैं क्षेत्रवाद को मतलब बढ़ावा दिया। जैसे तेलंगाना की मांग हुई है ना, तो वो मांग कर रहे थे कि हमें बहुत पहले से मांग हुई, क्योंकि वो अपनी भाषा अपनी कल्चर से रहना चाहते। ऐसी तरह से जैसे असम में गोरखालैंड का मांग करते हैं अपना नया प्रदेश बनाने की, तो ये क्षेत्रवाद की भी सबसे बड़ी प्रबलता होती है और बढ़ावा इनको मिलता है। ठीक है। जैसे कोई केंद्र सरकार होती है जो अपने क्षेत्र से, अपने जहां से उसकी ज्यादा सीटें निकलती हैं, तो जिसके जहां से ज्यादा सांसद होते हैं वहां पे वो ज्यादा विकास करने की प्रायिकता रखती है। जहां पे उनको कोई वोट नहीं होता है तो उस क्षेत्र में थोड़ा कम विकास का प्रभाव रहता है। इस प्रकार से हम क्षेत्रवाद पर भी देख सकते हैं। ये बच्चों, अब हम आगे हेडिंग देखते हैं अगली, प्रादेशिक असमानता को दूर करने के उपाय। यानी कि प्रादेशिक जो एक प्रदेश है दूसरे प्रदेश से भिन्न कैसे है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें जैसे कि जनसंख्या हो या राजनीतिक कोई भी कारण है, इनको दूर कैसे किया जाए, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है। तो जैसे भूमि सुधार एवं वितरण में समानता। जैसे भूमि है, कोई पठारी है, कोई मैदानी है, कोई ऊसर भूमि है ना, कोई उपजाऊ है, कौन अनुपजाऊ है, इससे भूमि का सुधारा जाए। जो अनुपजाऊ जो जमीन है वहां पे पहले पेड़ पौधे लगाए जाए, है ना, फिर इसके बाद वहाँ टेक्नोलॉजी से या जिप्सम से जिस चीज की क्षारकता उसमें कमी हो उसका पूरा किया जाए, और उसकी वजह से समानता लाई जा सकती है भूमि में। ठीक है। फिर रोजगार के सुअवसर। रोजगार के सुअवसर जैसे कि हम देख सकते हैं कि सभी लोग, जैसे बिहार है, यूपी है, बंगाल के लोग अक्सर कहाँ जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद या गुजरात या महाराष्ट्र या केरल या दक्षिण भारत में जॉब करने जाते हैं। अगर इन्हीं लोगों को अपने ही प्रदेश में जॉब के अवसर दिए जाएं तो उनको ज्यादा उपयोगी हो सकता है और समानता पाई जा सकती है। इसलिए यहाँ पे इनको अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा आता है मजदूरी नीति। मजदूरी नीति के अंतर्गत देखा जाए कि भारत में एक राष्ट्रीय जो नीति होनी चाहिए, मजदूरी होनी चाहिए, उन्हें मिनिमम, यानी कि मिनिमम पैसा का निर्धारण हो, जिसकी वजह से वो सही ढंग से सही विचार और अपनी एक रणनीति बना सकते हैं आगे चलकर कि हमें इतने पैसे हर महीने मिलेंगे या इतनी कमाई होगी, तो उसके मिनिमम पैसे से वो चीजों को सही ढंग से सुचारू रूप से चालू रख सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकते हैं और आगे भी वो अच्छे ढंग से सोच विचार सकते हैं। ठीक है। ये हो गया उनकी मजदूरी नहीं। दूसरी आती है सामाजिक सुरक्षा। भारत में सबसे ज्यादा सामाजिक असुरक्षित लोग भी यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई लोग ऊंच नीच, जात प्रथा है ना, धर्म प्रथा और राजनीतिक प्रथाएं कई एक ऐसी हैं जिसके सामाजिक लोग असुरक्षित रहते हैं। जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, है ना, एक अलग अलग सा महसूस होता है कि अलग अलग से लोग रहते हैं, लेकिन इनमें सभी कभी में किसी में भी सामाजिक एक भावना होनी चाहिए कि उनको एक अंदर आनी चाहिए कि हम एक मानव हैं, मनुष्य जो है सिर्फ ईश्वर का ही एक अंग है। तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें कई से लोग ऐसे हैं जो अपने आप को हीन भावना समझते हैं, अपने आप को छोटा समझते हैं। उनको उतनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, उनको उतना हक होना चाहिए कि हाँ हमारा भी उतना ही अधिकार है जितना एक बड़े आदमी का या पैसे वाले इंसान का है। ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। जनसंख्या का नियंत्रण सबसे ज्यादा अगर प्रभावी होता है प्रदेश या किसी देश की अर्थव्यवस्था को रोके रखने के लिए जनसंख्या का नियंत्रण, यानी कि कहीं पे जनसंख्या बहुत नियंत्रित है, जैसे कि बहुत कम लोग बढ़ रहे होते, जैसे नागालैंड है ना, पूर्वोत्तर भारत, दक्षिण भारत में चले जाएं, यहाँ पे वृद्धि दर बहुत कम है। लेकिन जहाँ वृद्धि दर ज्यादा है जनसंख्या के, जैसे यूपी है,
सबसे ज्यादा हमारे बिहार है, यूपी है, बंगाल, यहाँ पे पॉपुलेशन की वृद्धि दर बहुत है। तो इसमें असमानता का होता है कि इस प्रदेशों में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन बहुत तेजी से, वो 100 लोग होते हैं 10 साल बाद 1000 हो जाते हैं, और जहाँ पे 100 लोग होते हैं उनकी जनसंख्या नियंत्रण बहुत अच्छा सा है, विकास नहीं हो पा रहा, वो 200 ही हो पाते हैं, तो फर्क बहुत होता चलता चला जाता है। इस प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है। पिछड़े क्षेत्रों का विकास, जैसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं, है ना, उनका विकास होना चाहिए, जैसे पूर्वांचल, है ना, यूपी में, हमारा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, और राजस्थान का भी कुछ इलाका आते हैं, जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनका विकास होना चाहिए, उड़ीसा है ना, तो इस क्षेत्रों का विकास हो, गरीबी से जो लोग जुड़े नहीं है, कनेक्ट नहीं है बाकी दुनिया से, उन्हें जोड़ा जाए। ठीक है। जैसे समाज से, संचार क्रांति से, परिवहन से, किसी भी रीजन से उन्हें जोड़ा जाए और उनका विकास किया जाए उस क्षेत्र का। ठीक है। संकेंद्रण को घटाना, संकेंद्रण का मतलब ये होता है जैसे दिल्ली, बम्बई, सूरत, अहमदाबाद और कोयम्बटूर, ऐसे बड़े महानगरों में लोग जाना ही स्वीकार करते हैं कि हम यहाँ पे जाएंगे 2 पैसा कमाएंगे। कमाने की वजह से वहां पे जो पहले से लोग रह रहे होते हैं और भी लोग हो जाते हैं, तो संकेंद्रण होता है। संकेंद्रण से क्या हो जाता है कि दरिद्रता आती है, साथ में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण होता है, और गंदे नाला, गंदी नालियां, है ना, पतली गलियां, बहुत ही हौच पौच हो जाने से जीवन स्तर है बहुत घटिया हो जाता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं भारत में कई एक महानगर हैं जहाँ पे बहुत दरिद्रता, बहुत पॉल्यूशन, बहुत सी बीमारियां यहीं से उत्पन्न होने लगती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रादेशिक जो असमानताएं हैं, इसका टॉपिक आज से खत्म होता है। और साथ ही आज की ये जो हमारा बीए पार्ट 2 का है, पेपर सेकंड, ठीक है, ये पेपर सेकंड का लास्ट टॉपिक ही है। जो पेपर सेकंड हमारा कौन सा था, भारत का भूगोल। भारत का भूगोल में हमारा जो इंडियन ज्योग्राफी था, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये आज यानी कि सेकंड पेपर का सिलेबस आज से ये खत्म होता है।